Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के 9वें दिन की आपको हार्दिक बधाई। और आज तो संडे है ही, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और कल दशमी है, दशमी की भी अग्रिम बधाई, विजयादशमी की। आप लोग बढ़िया से पर्व मनाइएगा, त्यौहार मनाइएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर, क्योंकि अभी मोदी जी जब इधर कुछ दिन पहले देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने चेताते हुए कहा था कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसलिए अभी दवाई आई नहीं है, इसलिए अभी आपको ढिलाई नहीं करनी है। ठीक है, एंजॉय कीजिए लेकिन सावधानी बरत के। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वीकली करेंट अफेयर्स। 18 से 24 अक्टूबर के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स घटे हैं उसको मैं लेकर आया हूं। इसकी डिटेल्ड वीडियो यदि आप रोज हमारे करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर जानते होंगे। यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, और यदि फॉलो नहीं करते हैं तो आइए हम लोग वीकली को देख लेते हैं। एक वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सबको एक जगह करके आपके लिए लाया गया है, ताकि आपका समय भी कम लगे और आप जल्दी से जल्दी बहुत सारे प्रश्नों को रिवाइज कर सके। ओके, और यदि आप करेंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है मंथली करेंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट का, आप लोग जाकर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल पर एनटीपीसी के लिए स्पेशल एनटीपीसी का सेट्स कराया जा रहा है, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है, आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली करेंट अफेयर्स। हम तो शुरू कर दे भाई, लेकिन आपको ये नोटिस कौन देगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये नोटिस थे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप लोग रोज़ सुनते होंगे, सुन सुन के पक गए होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, फॉर्मेलिटी है, पूरा करना पड़ता है। चलिए छोड़िए, पहले प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का ही संग्रह लिया गया है, बाकी फालतू के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, 20 से 25 मिनट के बीच का होगा, तो आप लोगों का ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा और उसके बाद आप लोग दिन भर इंजॉय कीजिए संडे को। ठीक है, प्रश्न देखिए। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर अवार्ड जीता है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर हर साल ये पुरस्कार मिलता है। इसमें पहली बार किसी भारतीय महिला को मिला है, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यदि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उस समय, जिस समय ये प्रश्न बताया गया था, तो उस समय डिटेल में बताया गया था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर कौन देता है, ऐसा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी आपको। लेकिन यहाँ उतना टाइम है नहीं, मैं बस आपको रिवाइज करवाने आया हूँ। डिटेल्ड वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, मैं पहले भी बताया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो ऐश्वर्या श्रीधर जी हैं। कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर यह अवार्ड है जो पहली बार किसी भारतीय महिला को मिला है, जिनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू करेगी? देखिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी कार्य करते रहती है सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू की है। ठीक है, यह 6 महीने का कार्यक्रम होगा जो 2 फेज में होगा, शायद आपको यहाँ मिल जाए। हाँ, इसके 2 फेज में होगा। कौन कौन है? मिशन शक्ति है और ऑपरेशन शक्ति है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान शामिल होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को और इम्प्रूव करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू की है जिसका नाम है मिशन शक्ति। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। तीसरे प्रश्न को देखिए। किसके द्वारा लिखित किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन शुरू हुआ है? मतलब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक किताब है, इनका लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जो इधर कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, शशि थरूर बहुत सारी पुस्तकें लिखते रहते हैं और इनके पूछे हुए पुस्तक एग्जाम्स में आते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बन जाता है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब लिखा गया है किनके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है क्या? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है क्योंकि डिटेल से इसकी बातें आपको बता दी गई है बहुत पहले, बस उसकी रिवीजन अभी चल रही है। ठीक है, क्यों रिवीजन है। और हाँ, इसका क्यूज भी होगा हमारे अचीवर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए और 12 बजे क्यूज दीजिए। ठीक है, 12 PM मतलब 12 बजे दोपहर में। ओके, अगले प्रश्न को देखिए।
भारतीय और किस देश की नौसेना के समुद्री वार्षिक अभ्यास का 8वां संस्करण स्लिनेक्स 20 शुरू हुआ है? ठीक है, तो स्लिनेक्स 20 एक है समुद्र अभ्यास, बोल रहा है कि नौसेना की समुद्री वार्षिक अभ्यास से किसके किसके बीच चलता है हमेशा, तो आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा श्रीलंका और इंडिया के बीच। ठीक है, भारत तो यहाँ लिखा हुआ ही है, तो श्रीलंका यह 8वां संस्करण है, मतलब इससे पहले 7 साल हो चुके हैं, ये 8वीं बार है और यह वार्षिक होता है। ओके, मतलब हर एक साल में ये होता है। ठीक है, तो यह 8वां संस्करण है। बस आपको याद क्या रखना है, स्लिनेक्स किसके किसके बीच होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगले प्रश्न को देखिए, ये कहाँ होगा, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए, श्रीलंका के त्रिकोमाली में होगा। ओके, ये भी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ या श्रीलंका में हुआ है, तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में हुआ है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक फिर पुस्तक है, C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन। C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह कायरबी भरत राम है, लेखक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दीमक की तरह मनुष्य के शरीर को खोखला कर देता है और उसे कुछ भी करा लेता है डिप्रेशन। यदि आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा तो वो जैसा कि सुनने में आता है, अभी क्लियर है नहीं, ये डिप्रेशन के चलते उन्होंने आत्महत्या की। तो भाई डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक है। आपसे बार बार निवेदन है कि लाइटली लीजिए, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, पढ़ाई में भी कोई भी चीज़ में सीरियस नहीं होना है, बस एक हद तक बहुत है, ज़्यादा सीरियस आपको डिप्रेशन का शिकार कर देगा और वो डिप्रेशन आपके ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो छोड़िए, उतनी सारी बात आप सबको पता होगी, इस पुस्तक को कंसंट्रेट कीजिए कि C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक कायरबी भरत राम ने लिखी थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इनका नाम भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से कि डिप्रेशन कौन, डिप्रेशन में जाने पर लोग क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, और आत्महत्या कौन करता है, जो कायर होता है। तो देखिए, इनके नाम में कायर आ रहा है। ठीक है, और ये डिप्रेशन, डिप्रेशन से आत्महत्या कौन करेगा, जो कायर रहेगा। ठीक है, आप लोग आसानी से इसे रिलेट कर लिए। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए, पुरुषों के बराबर करने के लिए। अब तो हालांकि महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आपको तो कई सारे क्षेत्र ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में आगे हैं। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी आपने देखा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम लॉन्च की थी महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अब इसी कड़ी में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दी है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि भाई 20% सीट आपका रिजर्व है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए। आप लोग जल्दी से जल्दी पुलिस ज्वाइन कीजिए यदि आप लोग इच्छुक है तो। ऑल द बेस्ट आपके लिए। यदि आप में से कोई उत्तर प्रदेश की है तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता? ये देखिए, मेन रूप से आपसे 4 ग्रैंड स्लैम पूछे जाते हैं और बाकी उसके बाद जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लीजिए। एक बार पढ़ने में तो कोई हर्ज है ही नहीं, ऐसे भी दिन भर कूड़ा कचड़ा तो दिमाग में जाते ही रहता है। प्रश्न है कि बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता? तो आपने नोजोमी ओकुहारा का नाम सुना होगा। जी हाँ, जापान की ही है, नोजोमी ओकुहारा। ओके, ये नहीं हारे, इनके नाम में हारा है, लेकिन ये हारे नहीं, डेनमार्क ओपन जीत लिए। अब डेनमार्क ओपन है तो कहाँ होगा? डेनमार्क में ही होगा। और जो पुरुष विजेता है इसके, वो भी डेनमार्क के ही है, डेनमार्क के विजेता थे। ठीक है, आपको नाम उनका कमेंट करके देना है कि डेनमार्क ओपन का पुरुष एकल के विजेता कौन है। ये मैं बता दिया हूं कि वो डेनमार्क के ही थे, आपको हिंट मिल चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न को अब देखिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्वेश्चन थोड़ा सा इधर है, क्वेश्चन होना चाहिए, किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को देश की आजादी के 50 वर्षों के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो देखिए, बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी कंट्री है, भारत का सबसे ज्यादा लंबा बाउंड्री शेयर होता है इसके द्वारा, आपको पता होगा। तो देखिए, बांग्लादेश भारत को इनवाइट किया है कि भाई आइए, हमारा 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, आइए पार्टिसिपेट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका भाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च 2021 को, मतलब प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को इसकी स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 26 मार्च 2021 को यह अपने आज़ादी के 50 साल पूरा करेगा। और इसकी आज़ादी दिलवाने में भारत का एक बहुत ही अहम योगदान है।
भारत को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी 1971 का युद्ध, यदि आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इंडिया कभी पीछे नहीं हटा, सहायता करते रहता है, लेकिन आप सहायता करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बदमाशी करते रहिएगा, हम सहायता करते रहेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो पहले था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बसा हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान है जो अभी पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। बाकी इतनी सारी बातें आपको पता होगी, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब बातों को जानते होंगे, मुझे पता है। अगले प्रश्न को देखिए, किस देश ने विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया है? देखिए, फिलीपींस ये काम किया है। ओके, हुआ क्या था ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए क्या हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। फिलीपींस सरकार ने विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया है। फिलीपींस का यह फैसला चीन की सलाह के बिना लिया गया था। फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने पलावान द्वीप में तेल की खोज पर 6 साल की रोक लगाने की मंजूरी दे दी थी। ओके, तो आपको समझ में ज़्यादा आया नहीं होगा, बात आप ये समझिए कि दक्षिण चीन सागर में पहले फिलीपींस तेल खोजता था, ठीक है, लेकिन चीन की इंटरफेरेंस के कारण, चीन की ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा, तो ये 6 साल रोक दिया काम। अब फिर बोला भाई अब हम फिर से खोज शुरू करेंगे। आप कितना देर हम आपके चलते रुके रहे, ठीक है, तो इतनी बात थी। आपको याद रखना यह विवादित है क्योंकि चीन बार बार इसमें अड़ंगा डालते रहता है। अगला प्रश्न है, किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो न्यूजीलैंड का चुनाव हुआ। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन आपको पता होगी, बहुत ही प्यारा सा शहर है। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हुए जसिंडा अर्डन, हाल ही में चुनाव हुए थे, इसमें इनको बहुमत भारी मतों से जीत मिली है। ओके, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि जसिंडा अर्डन जो है ये किस पार्टी के हैं? तो ये लेबर पार्टी के हैं, ठीक है। ये पार्टी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि पार्टी पूछती है, पार्टी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पार्टी के कौन है। जैसे आपको याद होगा कि इधर महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तब आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो कौन दल के हैं? तो महाविकास अघाड़ी दल, यह आपको पता होगा। यदि आपने CHSL का एग्जाम दिया होगा तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था जब एग्जाम होली के बाद हुआ था, मतलब मार्च में हुआ था तब। ओके, तो ये प्रश्न जो है कि किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर न्यूजीलैंड होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने चुनावी उम्मीदवारों के लिए खर्च कैप में कितने प्रतिशत खर्च की बढ़ोतरी की गई है? तो चुनाव आयोग 10% खर्च की बढ़ोतरी का ऐलान किया है कि यदि आप पहले 70 लाख रुपया खर्च कर सकते थे चुनाव प्रचार के लिए, तो अब 77 लाख कर सकते हैं, ठीक है। ये सब देखिए बस एक दिखावे के लिए लिमिट होता है, लेकिन रियली में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, ये सब आपको पता है। यदि आप लोग बिहार के होंगे तो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा रुपया ऐसे ही लुटाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब धांधली है। हालांकि चुनाव आयोग एक समिति का गठन भी किया है जो यह देखेगा कि कितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन देखिए रियलिटी में जो उसको चाहिए वही दिखता है, पीछे में क्या होता है ये सब सबको पता है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि 10% इसका खर्च की बढ़ोतरी की गई है। दोनों में, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, सबके लिए 10%। और सबका लिमिट क्या था ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की सबसे बड़ी संख्या को आकर्षित किया? तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा टूरिज्म का स्कोप है, तो वो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज भी करता है। तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा 2019 का आंकड़ा आया, इधर हाल में आंकड़ा आया 2019 के अनुसार कि 2019 में जो सबसे ज़्यादा पर्यटक इंडिया में आए तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश घूमने गए, ठीक है। अगला साल ये रिपोर्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सा ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि कोरोना के कारण टूरिज्म पर तो बहुत बड़ा मार पड़ा है इस बार। इसीलिए सबकी, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म पर ही निर्भर करती है, और इस बार टूरिज्म तो हुआ नहीं बेहतर, 7-8 महीने करीब टूरिज्म बर्बाद चले गए, तो बहुत सारा असर पड़ा है बहुत देशों की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो भारत में भी एक टूरिज्म बहुत बड़ा साधन था। ओके, तो इतनी बातें को आपको याद रखना है। 2019 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आदमी घूमने आए थे, चाहे वो देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाने की घोषणा की है? तो नितिन गडकरी ने एक पार्क बनाने की घोषणा की है, और वो जो पार्क है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, कहाँ? असम में। असम किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है।
आपको लोकेशन पता होगी कि असम जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो असम के बारे में बाकी बातें आपको उस समय बताई गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस आपको याद रखना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाने जा रहे हैं। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, फिर एक बुक है। प्रश्न है कि हाउ टू बास ए हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भानु कपिल, इन्होंने हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम है हाउ टू बास ए हार्ट। ओके, अब इसको हम देखिए थोड़ा सा कोशिश करते कि रिलेट कर पाए और हमें आसानी से याद हो जाए। देखिए, कपिल, कपिल मतलब क्या? यदि आपके सामने कपिल बोला जाए तो आपके सामने क्या आता है? कपिल शर्मा का फोटो आता है। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा कॉमेडी करता है, ये तो आपको पता होगा। अभी स्टैंड अप कॉमेडी के मामले में इंडिया में सबसे नंबर 1 पर है। वो जब कॉमेडी करता है तो आपका जो दिल है वो बाग बाग हो उठता है, होता है ना। तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा, हार्ट से इसे रिलेट कीजिएगा कि आपके दिल को कैसे सही करना है, आपके दिल को कैसे साफ करना है, मतलब हाउ टू वॉश ए हार्ट। इसकी सबसे बड़ी जानकारी किसके पास है? कपिल शर्मा के पास है। तो ऐसे करके आप लोग रिलेट कर लीजिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन यदि रिलेट करके कहानी के माध्यम से याद रखिएगा तो आपके सामने यदि 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कन्फर्म उसे मार कराइएगा। ठीक है, तो ये हाउ टू वॉश ए हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भानु कपिल। ओके, अब भानु कपिल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है यहाँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उस समय बताया गया था। अगले प्रश्न को देखूंगा। अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशिया के शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए 39 दशमलव कुछ इसको नंबर मिले थे, जिसके हिसाब से एशिया में चौथा नंबर का सबसे शक्तिशाली देश ये है। ओके, और बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस रैंकिंग का प्रकाशन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है सिडनी, वहाँ का एक लॉबी इंस्टीट्यूट है, यही जारी करता है कि भाई एशिया में पैसिफिक रीजन में एशिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन है? तो भारत का पोजीशन जो है चौथा नंबर है, ये आपको याद रखना है, आपके आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक बा, अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ ठीक, चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी प्रश्न को खत्म किया जा रहा है आपके रविवार का कम से कम समय नष्ट करने के लिए। हींग की खेती भारत में पहली बार कहाँ शुरू की गई है? हींग की खेती भारत में पहली बार कहाँ शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है। देखिए आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं, हींग की खेती हिमाचल प्रदेश, हौ से हींग की खेती, हौ से हिमाचल प्रदेश। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये देख लीजिए, फेरुला असाफोटिडा। पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में शुरू की गई है। लाहौल और स्पीति जिले के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए और कुछ पॉइंट्स आपके लिए है कि वर्तमान में हींग का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है और अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। तो ये बढ़िया बात है कि अब हम लोग हींग का खुद उत्पादन करेंगे और हमें आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया है, आत्मनिर्भर भारत। अगले प्रश्न को देखिए, राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ इसका एक संगठन है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है किसे? राजकिरण राय को। ओके, राजकिरण राय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ का। ठीक बा, ये कब तक के लिए रहेंगे? 2020 से 21 के लिए, मतलब 2 साल के लिए। और ये क्या है, देखिए एक बार और आप एक बात और याद रखिएगा कि राजकिरण राय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मतलब सीईओ भी हैं। ओके, सीईओ एंड एमडी हैं किसके? यूनियन बैंक के, और साथ ही साथ भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं, ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब अगले प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन या फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, ऐसा मुझे आशा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बताने का है नहीं। अब देखिए धवन जी के बारे में, गब्बर इज बैक। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो गब्बर का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
आई मीन शिखर धवन, इन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लगातार 2 मैच में, ये दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं, आपको पता होगा। इन्होंने लगातार 2 मैच में, एक सीएसके के खिलाफ और दूसरा किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, लगातार 2 मैचों में सेंचुरी बनाई है। ऐसा करने वाला ये आईपीएल में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो बाकी बातें क्रिकेट से यदि आपको प्रेम होगा तो ये बातें आपको पता होगी ही, ज़्यादा कुछ आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि रिलायंस जियो हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड 5G टेक्नोलॉजी विथ क्वालकॉम कंपनी इन विच कंट्री। मतलब रिलायंस जियो जो है 5G टेक्नोलॉजी जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए उन्होंने पहल शुरू की है और अमेरिका में ही, अमेरिका की एक कंपनी है, कौन सी, क्वालकॉम कंपनी, इसके साथ परीक्षण शुरू कर दिया है। परीक्षण, सफल परीक्षण किया है। कांग्रेचुलेसन जियो। जियो जी, आप जल्दी से 5G लाइए ताकि फिर से भारत एक बार लाइन में खड़ा हो सके आपके सिम को खरीदने के लिए। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, उसमें और कुछ ज़्यादा बताने का था नहीं। 5G जल्द ही आएगा इंडिया में, ऐसा आशा है। अगला प्रश्न है कि पुलिस स्मृति दिवस मतलब पुलिस मेमोरियल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पुलिस मेमोरियल डे मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्या है प्रश्न कि पुलिस मेमोरियल डे मतलब पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें शहीद हुए पुलिस के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जानिए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर 1959, बहुत पुरानी बात है, को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, लद्दाख में एक जगह है हॉट स्प्रिंग में, देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इसी के कारण प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस मेमोरियल डे मनाया जाता है। अब इनके साथ साथ बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर बहादुरी से शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यूनिसेफ के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत को। इसी कड़ी में वह हर एक साल एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी करती है, जिसमें सभी राज्यों की रैंकिंग होती है। तो उसमें इस बार हरियाणा को टॉप स्थान मिला है, मतलब हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। ओके, किसके द्वारा यह जॉइंट रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनिसेफ। ठीक है, आपको पता होगी, बाकी बातें आपको उस समय बताई गई थी। अगले प्रश्न को देखिए, नाटो अपना नया स्पेस स्टेशन कहाँ बनाने जा रहा है। नाटो में 30 मेंबर है, ये उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था। यदि आपने लेक्चर को मिस कर दिया है तो वहां जाकर देखिए, आपको नाटो के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई थी। ओके, तो नाटो अपना नया स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी के रामस्टीन में। ओके, जर्मनी के रामस्टीन में एक नया स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, कौन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बाकी बातें आपको पता होगी, यदि नहीं पता है तो आप लोग जाकर वहां डिटेल से वीडियो देखिए, आपको सभी बातें मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न कि हाल ही में भारत की किस निशानेबाज ने शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप, शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है कौन, इलाबेनिल बलारीबान। वाह, इंडिया की है इलाबेनिल बलारीबान। ये भारत के निशानेबाज हैं, लग तो नहीं रहे हैं लेकिन हैं। चलिए, इलाबेनिल बलारीबान ये भारत के निशानेबाज हैं। इन्हें शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किसका चयन किया गया है। देखिए, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लगाने की कोशिश कर रहा है नासा, तो उसने चूज किया है नोकिया को। एन से नासा, एन से नोकिया। नोकिया को चूज किया है कि भाई आप लोग वहाँ 4G का नेटवर्क बनाइए, 4G के टावर लगवाइए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए, कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये पंजाब गलती हो गया, जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले अलग चलते थे, धारा 370 के कारण उसके पहले अलग नियम कानून थे, उसका अलग झंडा था। लेकिन जब से धारा 370 लागू हुआ है तो वह आम राज्यों की तरह उसमें भी सब काम होंगे। तो इसी कड़ी में सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी है। ये पंचायती राज अधिनियम सभी राज्यों या जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाओं ने उसमें लागू है।
तो जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होंगे। यदि आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता होगा तो महबूबा मुफ्ती का बयान आप लोग हमेशा सुनते ही रहते होंगे। यदि आप लोगों ने कल का बयान उनका सुना होगा तो वो बोले कि जब तक हमें अपना झंडा नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर का, जब तक धारा 370 वापस हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग तिरंगा को हाथ नहीं लगाएंगे। बताइए ये कैसी वक्तव्य हुआ भाई? ये तो सरासर बदमाशी आप लोग करते हैं। फिर से इनको जेल में डाल दो। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई मंत्री ने खादी के कपड़े से बने भारत के पहले जूते लॉन्च किए हैं। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी से बड़े जूते को लॉन्च किया है। वाह, खादी से बने जूते बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा भी लगेगा देखने में और पहनने में सॉफ्ट भी होगा। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी से बने जूते को लॉन्च किया है। ओके, और देखिए कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी हैं, भारत का पहला सिल्क, कॉटन और ऊन जैसे खादी कपड़ों से बने जूते लॉन्च किए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मैंने बताया, ने इसे फुटवियर को डिजाइन किया है। अब देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्या है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना जी हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। अब 28वें प्रश्न को देखिए। 28वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के सभी 3 कृषि अधिनियम को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब में चूंकि अभी सरकार है नहीं बीजेपी की, तो ये ऐसा करेगा ही। जहां जहां इसमें कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, शायद जिस समय ये लेक्चर आया था जिस दिन करंट अफेयर्स का, उसमें गलती से आपको एनडीए की सरकार बता दी गई थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो ये कृषि बिल को अपोज किया है और उसके खिलाफ एक कानून पारित कर दिया है। ओके, देखिए राज्य ऐसा कर तो नहीं सकता लेकिन कर रहा है। जब केंद्र अपने पर उतर आएगा तो राज्य को केंद्र की बातें माननी पड़ेगी। केंद्र यदि कोई नियम कानून ला दिया है तो उसे अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन उतना प्रेस नहीं कर रहा है। तो चलिए आप लोग जो कीजिए। इसके साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है और राजस्थान कृषि कानून को खारिज करने वाला दूसरा राज्य बन सकता है। मतलब राजस्थान में भी ये बातें जोर शोर से चल रही कि हम भी उसके अपोज में बिल लाएंगे। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कैसे हो जाएंगे? क्योंकि 2014 में ही तेलंगाना राज्य बना है, ये आपको पता होगा। तो इनके पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी थे जिनका निधन हो गया है। ओके, और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? आपको कमेंट में जवाब देना है। अभी भी वही हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। इनके बारे में बस याद रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। कौन? नरसिम्हा रेड्डी जी। ओके, 30वें प्रश्न को देखिए। किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? जब से मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो सभी राज्य आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहा है। तो मध्य प्रदेश एक काम किया है। क्या काम किया है? उसने एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रशिक्षण आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्किल सिखाए जाएंगे जिससे आप आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद कर सके। तो कहाँ ये काम शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। क्या शुरू किया गया है? सेल्फ सफिशिएंट इंडिया ट्रेनिंग सेंटर, मतलब आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अब आपको प्रियंका चोपड़ा पार्ले एग्रो की सामानों का ऐड करते हुए दिखेगी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानना नहीं है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोवैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के बारे में, कि भारत के स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को हाल ही में किस चरण के परीक्षण की मंजूरी मिली है? तो इसके तृतीय चरण की परीक्षण की मंजूरी मिली है। इसका फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब यह थर्ड स्टेज में है। इसके बाद यह वैक्सीन बाजार में आएगा। ओके, तो जो थर्ड स्टेज है इसका 2 से 3 महीना इसका काम चलेगा और उसके बाद यह बाजार में आएगा। और जैसा सुनने को मिला है कि 10 राज्यों में इसकी परीक्षण की जाएगी। ठीक है, अब यह वैक्सीन किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। 33वां प्रश्न है कि श्रम मंत्री के द्वारा जारी नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर 2001 को हटाकर कौन सा साल किया गया है? तो पहले बेस ईयर 2001 था, मतलब उसके हिसाब से उतनी राशि मिलती थी। यदि आप सरकार की कोई काम करें, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में आपको काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उतनी आपको राशि मिलती थी 2001 के आधार पर। लेकिन अब 2016 के आधार पर आपको मिलेगी।
ठीक है, राशि। तो ऐसा ही कुछ कुछ होता है। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत 2001 को हटाया, 2016 किया गया। अब अभी नहीं, हो सकता है 12 साल बाद, 15 साल बाद फिर 2016 से हटाकर 2033 किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब शायद ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है कि पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 30 जिलों की सूची में कौन सा राज्य का जिला शीर्ष पर है। देखिए, पीएमजीएसवाई, पहले तो जानिए पीएमजीएसवाई क्या होता है, हाँ पूरा तरीके से जानिए। पीएमजीएसवाई मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मंडी, वह टॉप किया। किसका जिला है? हिमाचल प्रदेश का मंडी। किसमें टॉप किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में। ओके, और इस सूची की घोषणा कौन की? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। ठीक है, और थोड़ा सा जानिए कि मंडी ने 2020-21 में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की अधिकतम लंबाई का निर्माण किया है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि पहला स्थान किसे दिया गया है तो गूगल कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए ताकि हम भी जान जाएं। ओके, तो ये रहा आपका वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपका रिवीजन हो गया होगा। अब आप लोग आराम से अपने संडे को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे टेस्ट देना ना भूलिएगा। फिर से मिलता हूं अगले हफ्ते अगले वीकली करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। याद रखिएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओके, सी यू। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ।